हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। जैसे कि आप थंबनेल देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर एग्जाम एनालिसिस करेंगे हम पेपर टू एजुकेशन का। और ये एक एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस्ड ऑन दिस वी कैन प्रिडिक्ट कि किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपना पेपर। ऑलराइट, तो आपको मैं डिटेल के अंदर समझाऊंगी, पहले यूनिट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, और साथ में फिर मैं आपको समझा भी दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा। ये सारा का सारा आज हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेफरेंस मेरी ही किताब का है। ठीक है, जिनके पास भी मेरी बुक है, मैं लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो मेरे पब्लिशर्स है ना, वो सेशंस बहुत ध्यान से देखते हैं। थर्ड एडिशन वाला जो है उसमें ये है एस चांद पब्लिकेशंस, डॉक्टर प्रियंका शर्मा के नाम से है। ठीक है, तो मुझे रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं। एक बारी रेफरेंस दे दिया है। स्टूडेंट्स देखिए, आप देख सकते हो दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 2022 2023 के शिफ्ट्स, 2024 2025 जो जून का पेपर हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हो, ये है यूनिट नंबर 1, ये है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 लर्नर लर्निंग प्रोसेस, टीचर एजुकेशन, करिकुलम स्टडीज, रिसर्च, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, ये हो गया टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स हो गया, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस हो गया, टीचर एजुकेशन आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए ये। तो अब मैं आपको इवेंचुअली बताती हूँ एक एवरेज सा। ठीक है, इन डिटेल्स में तो आप इस टाइम पे मत फोकस करिए, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो फोकस करिए। पांचों का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो एवरेज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यूनिट 1 से स्टूडेंट्स 10 से लेके 12 आते ही आते हैं। मैं हमेशा हायर एंड पे जाती हूँ, क्योंकि लास्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो हम देख रहे हैं वो रिसर्च रिलेटेड तो है ही है, लेकिन एक पैसेज जो है वो फैक्ट बेस्ड आइडियोलॉजीज के ऊपर पूछा जाता है, इसलिए मैं 12 की तरफ जा रही हूँ। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर पहले क्वेश्चंस इतने नहीं आते थे, अभी थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर एनसीएफएससी तो नहीं है ना, लेकिन उसके बारे में तो ना सही, लेकिन एनईपी 2020 पे ये 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 13 क्वेश्चन 2025 में आए हैं, बाकी 10, 7, 9 का ट्रेंड आ रहा है। मैं ये मान के चलती हूँ मिनिमम इसमें से 11 से 12 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब आते हैं लर्नर लर्निंग प्रोसेस पे। एक टाइम ऐसा था जब ये यूनिट बहुत डोमिनेट करती थी। अब हम देखते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन तक इस यूनिट से आते हैं। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देती हूं कि ये बेस्ड ऑन द पैटर्न प्रेडिक्शन है। यूजीसी के सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि हर यूनिट को इक्वल वेटेज दी जाती है या देनी चाहिए, लेकिन हाउएवर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम वेटेज जो देख रहे हैं उसी के बेसिस के ऊपर आपको बता रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 2021-22 में ठीक था, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी कि 8 क्वेश्चंस। और डिस्क्लेमर ये है कि आप सभी की सभी यूनिट्स अच्छे से इक्वली पढ़ के जाएंगे। अगर मैं कम क्वेश्चंस मिस कर कह रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर गोइंग टू मिस और यू आर गोइंग टू इग्नोर दैट यूनिट। नो, नॉट एट ऑल। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस बस आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देता है। यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर एनी पर्टिकुलर यूनिट। अच्छा, करिकुलम स्टडीज में बहुत ज्यादा रौला पड़ा था, पंजाबी में कहते हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज। करिकुलम स्टडीज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फैक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी पेपर खोल के देख लीजिए, 10 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। व्हाई डू एक्चुअली दिस नॉइज कम्स इज बिकॉज़ करिकुलम स्टडीज के अंदर ही डिफरेंट नए मॉडल्स ये पूछ लेते हैं। अब मैक्सिमम फैक्ट्स अगर आपको आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो पब्लिश्ड इतने फेमस मॉडल्स भी नहीं है करिकुलम के, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बच्चों को नया नाम लगता है तो कह देते हैं अरे करिकुलम स्टडीज ने डोमिनेट किया था। वेरेज ऐसा नहीं है। 8 से 9 क्वेश्चंस की ही मेरी प्रिडिक्शन है कि करिकुलम स्टडीज से आएंगे। रिसर्च में इस बारी भी धुएंधार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कैंसल्ड एग्जाम भी हुआ था, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ये देखिए जून का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर 18 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रही हूँ 13 क्वेश्चंस। इस बारी तो पैसेज भी आया आपका,
पैसेज भी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च पे आया है। तो 13 क्वेश्चंस आई एम प्रिडिक्टिंग एटलीस्ट बोल रही हूँ। पेडागोजी एंड्रोगोजी में से 9 क्वेश्चंस, ठीक है, देख लेना इसके आसपास ही होगा। टेक्नोलॉजी में आई एम प्रिडिक्टिंग 8 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 9 के अंदर आई एम प्रिडिक्टिंग अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आप मान के चलो, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी आई एम एज्यूमिंग कि एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस तो ये लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप देख लीजिए कि वेटेज याद रखना, हिस्ट्री के लिए मैंने बोला है कि ट्रेंड में बढ़ रहा है, ये तो हमेशा से सदाबहार यूनिट रही है। रिसर्च सदाबहार यूनिट रही है। और यूनिट 2 जो होता है, जब भी पूछा जाएगा तो टीचर एजुकेशन पेडागोजी हमेशा बीच में उसकी आती ही आती है। स्पेशली अभी आपने देखा होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिल है वो भी पास हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड ये तो रहा यूनिट वाइज एनालिसिस, एंड आई एम स्टिल सेइंग दैट यू हैव टू attempt every question. So for that, every unit is important. अब यह है कि expected एक comparative chart लिया है मैंने, और यहां पे मैंने आपको expected बताए हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले मतलब 2018 में से पेपर चेंज होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा, देखो जब भी कोई नया पेपर आता है, नया सिलेबस आता है या नया ट्रेंड आता है, राइट, या नया पैटर्न आता है, तो कंपैरेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो 2018 में ट्रेंड चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, तो तब हमने देखा कि शुरू में डायरेक्ट फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता था। यहाँ पे फोकस की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, नहीं। हमेशा याद रखिए 8 से 9 क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड होंगे, ये याद रखना, ठीक है। 8-9 क्वेश्चंस, 8 to 9 क्वेश्चंस आर ऑलवेज रिपीटेड। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ 8 क्वेश्चंस बताए हैं, 21 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरी क्लास से आए हैं जुलाई वाले पेपर में। और जिनको नहीं पता मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में फिर दोबारा से, अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। सो 8 to 9 क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू से आते हैं, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेम रहते हैं, बस उनको डिफरेंटली फ्रेम किया जाता है। तो एज आई टोल्ड यू कि पहले जब भी, अब जैसे 2026 में पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस रिवाइज होगा, तो फिर उस टाइम पे क्योंकि न्यूनेस है, नोवेल्टी है, तो इतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तब थोड़े फैक्ट बेस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। तो अब ये बार बार फैक्ट्स पूछ चुके हैं ना, तो इसको कुछ तो नोवेल्टी लाएंगे ना ये, तो इसीलिए क्वेश्चंस को अभी इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया है। अब फैक्ट बेस्ड से एनालिटिकल, ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ये लोग पूछ रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा क्लियर डेफिनेशन बेस्ड होते थे, अभी एप्लीकेशन बेस्ड, रियल लाइफ क्लासरूम्स के अंदर, रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर आप क्या करेंगे, ये सब पूछ रहे हैं। पहले क्या था, आइसोलेटेड यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे। अब इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम स्टडीज जो है, टीचर एजुकेशन में किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, लीडरशिप को करिकुलम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर जो पैसेज आया था वो बहुत आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, फैक्ट रिलेटेड भी था, राइट। उससे पहले आप देखोगे 2022 के अंदर एक पूरा पैसेज स्टैटिस्टिक्स के ऊपर था। सो दैट इज द रीजन ये थोड़े से घुमा रहे हैं क्वेश्चंस को। पहले पॉलिसीज के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं थे, अभी बहुत ज्यादा पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चंस है, इंटीग्रेटेड है। अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जैसे पिछले 2 से 3 सालों से ट्रेंड चल रहा है, क्रोनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर, क्रोनोलॉजी कहना सही नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्रोनोलॉजी टाइमलाइन होती है, लेकिन स्टेप बेस्ड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। इनको स्टेप्स में लगाइए, पुट देम इन स्टेप्स, तो वही एक्सपेक्टेड है। मैच द फॉलोइंग के ऊपर आ रहे हैं, एजर्शन रीजनिंग के ऊपर इतना ये नहीं पूछ रहे हैं, राइट। हमारे टाइम, मतलब मेरे टाइम में एजर्शन रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता था, मतलब आज से मान के चलिए 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा, और हम लोगों को इसी से डर लगा रहता था क्योंकि एजर्शन रीजनिंग जो है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत होती है। सो बट लकीली अब इन्होंने हटा दिया है, अब उसकी जगह स्टेटमेंट बेस्ड आ गए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इजी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के ऊपर आ रहे हैं, एज आई सेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, एनालिटिकल यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस्ड है। और देख लीजिए लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, लेंदी टाइम कंज्यूमिंग स्टेटमेंट्स एंड लेस ऑफ शॉर्ट फ्रेम क्वेश्चंस। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, ये लोग ना बहुत ज्यादा खींच रहे हैं क्वेश्चंस को,
तो उसमें क्या होता है, बच्चों का टाइम कंज्यूम होता है, टाइम वेस्ट होता है, तो वो सही टाइम के ऊपर पेपर खत्म नहीं कर पाएंगे। पेपर टू एजुकेशन के अंदर स्पेशली, मैंने बाकी पेपर टूज में भी है, बट एजुकेशन के अंदर दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। तो तभी मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि कीवर्ड्स, की फ्रेजेस को फटाफट मैच किया करो, है ना। जैसे तुमको इस बारी बहुत मैच द फॉलोइंग के अंदर ऑप्शंस डिफरेंट थी, तो अगर एक भी मैच द फॉलोइंग मिल गया, एक या दो, और आपको आंसर मिला, मेक इट हैपन, क्लिक इट, मूव अहेड। कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें टाइम लगाओ, फैक्ट बेस्ड है, आता है करो, नहीं आता है मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। और कोई कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन आया, अरे भाई आई नो द आंसर बट उस टाइम नहीं आ रहा है, सो मूव ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पूरा का पूरा सेट गो थ्रू करो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। फिर जब टाइम बच जाता है तब आप जो आपको नहीं आते थे उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे आर डूइंग व्हाट, दे आर टेस्टिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग, दे आर टेस्टिंग योर एनालिसिस, ठीक है, कि किस तरह से आप लंबे क्वेश्चंस को आप कंज्यूम कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल लगेगा और बैलेंस ऑफ माइंड, क्योंकि जब भी नए नए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कोई भी पगला जाएगा, बट आपको वो नहीं करना है। कीवर्ड्स और की फ्रेजेस तो डालेंगे ना ये, तो आपको वो लंबी लंबी लाइंस में से की फ्रेजेस और कीवर्ड्स ही पकड़ने हैं। तो बैलेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस। बात आती है डिफिकल्टी लेवल की। स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इजी तो नहीं आएगा, मॉडरेटली डिफिकल्ट। मॉडरेट मैं इसलिए कह रही हूं, और डिफिकल्ट उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ, अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, अगर लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हो, गाइडेंस लेके यू आर पुटिंग फोर्थ, आप उसको अप्लाई भी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ईजी है, राइट। तो यहां पे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है और जिनको कीवर्ड्स, की फ्रेजेस पता है वो कर लेंगे। और मॉडरेटली डिफिकल्ट इसलिए भी क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो कई बच्चे जिनके रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आपके जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो नो मैटर हाउ मेनी न्यू स्टेटमेंट्स दे फ्रेम, यू विल बी एबल टू मार्केट, राइट। बाकी मैंने आपको जो रेशियो है वो तो बताया हुआ है, 50:30:20 वाला। 50% बहुत एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 30% एवरेज डिफिकल्ट होते हैं, और बाकी 20% डिफिकल्ट लेवल के होते हैं जिसके अंदर न्यू भी होते हैं। सो रियल एम ही यही होता है कि आपने 50+30 क्वेश्चंस को अच्छे से करना होता है, और 20 में से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए एडेड बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। रिवीजन कैसे करनी है लास्ट 15 दिनों में, इसके ऊपर ऑलरेडी सेशन कर चुकी हूं। आज के लिए भी कोई डाउट होगा, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। बाकी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने करवाया था, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैं अटेम्प्ट करूंगी, आप वो भी देख सकते हो। मॉक्स अवेलेबल हैं, 15 आवर फ्री क्रैश कोर्स उन बच्चों का जो यूट्यूब फ्री बर्ड्स हैं वो भी अवेलेबल है। बाकी हमारे कोर्स पेड स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग विद दिस फ्लो, एंड दैट्स अबाउट इट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप। इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जिसको पहले ही पता है क्या होने वाला है और वो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके जाता है। तो प्रिपरेशन हमारी इस हिसाब से हो रही है, लगातार करते रहिए, and ensure that be confident and don't let any question scare you at all. All right, take care of yourself. Bye bye.